अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले हमने प्रॉब्लम नंबर 4 कर लिया कंसाइनमेंट्स अकाउंट्स की। आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें कंसाइनी का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने जनरल तैयार कर लिया परफॉर्मा कंसाइनर का भी और कंसाइनी का भी। सेम सिचुएशंस है, सिर्फ हमने क्या करना है कि जो पहले एंट्रीज हम सिर्फ कंसाइनर की बुक में करते थे, अब उसमें से चंद एंट्रीज हम कंसाइनी की बुक में भी करेंगे। तो एज यूजुअल हमें पहली एंट्री दी हुई है गुड्स कंसाइनमेंट की, तो पहले हम गुड्स कंसाइन की एंट्री कर लेते हैं। जो एंट्री बनती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे, गुड्स एंड कंसाइनमेंट। तो इसके साथ हम रिलेशन लिखेंगे गुड्स कंसाइन टू लाहौर। हमारे पास ये पहली एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। एंट्री हमने कर ली है, अब हमने क्या करना है, इसकी अमाउंट लिखनी है। तो अमाउंट जितने हमारे पास अगर यूनिट्स दिए हुए हैं और उसकी इनवॉइस प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर इस केस में हमारे पास टोटल की कास्ट दी हुई है कि 5000 है, जो हमारे पास वो क्या है, जो कंसाइनमेंट की है वो कास्ट है। और इसी पर उन्होंने क्या कहा है कि 20% अगर इसमें हम ऐड कर दें तो हमारी इनवॉइस बन जाएगी। तो पहले हम इसका 20% फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। तो 1000 को दोबारा हम ऐड कर दें 5000 के अंदर, तो हमारे पास आ जाएगा 6000। तो हमारी जो इनवॉइस प्राइस है वो बनती है 6000। तो इस तरह से हमने क्या किया, 20% फाइंड किया किसकी, 5000 की, 1000 आई और दोबारा उस कास्ट प्राइस के अंदर ऐड कर दिया, तो क्या हमारे पास आंसर आ गया 6000। तो ये हमारी जो इनवॉइस प्राइस है उसको हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पर लिखते हैं। तो ये हमारी पहली एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। अब जब गुड्स कंसाइंड होती है तो हमने ये पढ़ा था कि कंसाइनर तो एंट्री करेगा अपनी बुक में, लेकिन कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा। गुड्स जो वो रिसीव करेगा, क्योंकि ये उसकी अपनी चीजें नहीं है। अगर ये एंट्री कर देता है रिसीव की, तो ये उसको अपनी मलकियत शो कर देगा। आप अपनी बुक्स में तभी एंट्री करते हैं जब आप कोई चीज खरीदते हैं। यहाँ पर कोई बंदा कंसाइनी चीज खरीद नहीं रहा, वो चीज किसकी है, कंसाइनर की है, सिर्फ बेचने के लिए इसके पास आई है, ये बेच के पैसे वापस देगा। तो पहले केस में कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा। अब दूसरी बात है, जब गुड्स कंसाइंड होती हैं तो हमने भी ये भी पढ़ा था कि इस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी आएंगे। तो एक्सपेंस जब भी होता है कंसाइनमेंट का, तो कंसाइनमेंट को ये डेबिट कर देता है, तो हम कंसाइनमेंट को डेबिट कर देते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं टू। अब देखिए जब एक्सपेंस हमारे पास हो रहा है, तो ये अगर कोई आप रेंट पे करते हैं, किसी को सैलरी पे करते हैं, वेजेस पे करते हैं, तो आप कैश में पे करते हैं। तो कैश हमसे जा रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को कैश अकाउंट के कैश को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया कि कैश हमसे चली गई और नरेशन इसकी बन जाएगी एक्सपेंस पे। तो ये हमारे पास एंट्री मुकम्मल हो चुकी है। आपने क्या करना है, एंट्री पर ज्यादा फोकस करना है जब भी आप कर रहे होंगे, जनरल बना रहे होंगे, और अमाउंट आप उसके बाद भी लिख सकते हैं कि कितनी अमाउंट बनती है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना एक्सपेंस हुए और उसका टोटल करके हम लिख देंगे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पर। तो हमारे पास जो एक्सपेंस यहाँ पर दिए गए हैं 120 एक्सपेंसेस वो रेट्स ने पे किया कंसाइनर ने, और 80 रुपए की इसने क्या करवाई है, इंश्योरेंस करवाई है। तो टोटल एक्सपेंस इसके कितने हुए 200। तो कंसाइनर ने क्या किया, 200 रुपए पे किए, तो एक्सपेंस की बात है। तो उसके बाद हमारे पास जो अगली एंट्री है वो है एक्सपेंस एंड बिल रिसीवेबल की एंट्री है कि जो कंसाइनर क्या कर रहा है, एक बिल रिसीव कर रहा है 2000 का, किसकी तरफ से, कंसाइनी की तरफ से। तो अगर हमने क्या कहा था कि कैश रिसीव हो तो कैश को डेबिट कर देगा कंसाइनर, अगर वो बिल रिसीव कर रहा है तो बिल को डेबिट कर देगा। तो हमारे पास बिल आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट। देने वाला कौन होता है हमारे पास, बादशाह, बी बादशाह। तो हम इसका क्या करेंगे, कंसाइनी बिल रिसीवेबल अकाउंट टू बी बादशाह अकाउंट, सॉरी इसके साथ पर्सनल अकाउंट्स के साथ हम मेंशन नहीं करते अकाउंट। तो यहां पर इसकी रिलेशन बन जाएगी बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। तो हमारे पास जो है वो आ चुकी है, बिल आ चुका है, कितने अमाउंट थी उसकी 2000 रुपए। तो 2000 का डेबिट कर देंगे और 2000 को क्रेडिट कर देंगे। और ये एक्सेप्टेंस जो रिसीव्ड की है, ये एज एडवांस के तौर पर की है, किससे, बी बादशाह की तरफ से। अब हमें ये बताया गया है कि कंसाइनर ने क्या किया, ये बिल जो उसके पास मौजूद था, इसने इस बिल को कम कीमत पर सेल कर दिया, यानी कि जल्द अभी इसकी मैच्योरिटी डेट
नहीं आई थी, यानी कि ये 3 माह के बाद कैश करवाना था, तो वो क्या करता है 1 माह के बाद इस बिल को किसी बंदे को भेज देता है, तो वो उसकी पूरी रकम ही अदा करता है। 2000 का बिल था तो वो कहता है कि मैं तुम्हें 1095 रुपए अदा करूंगा, तो वो क्या करता है बिल को 5 रुपए नुकसान पर बेच देता है। कैश कितनी लेता है, कम लेता है, और बिल की कितनी कीमत थी, ज्यादा थी। तो हम अब इसकी भी एंट्री कर लेते हैं कि क्या हुआ। कैश इसने ले लिया, यानी कि कैश को ये डेबिट करेगा कैश अकाउंट, और क्रेडिट किसको कर देगा, क्या चीज इसके पास से चली गई है, बिल रिसीवेबल जो इसके पास था ये इसने सेल कर दिया है, तो ये क्या करेगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो ये हम इसके कर लेते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब जो इसने कैश वसूल किया उसकी वैल्यू कितनी है, 1995, लेकिन जो बिल था इसकी कीमत कितनी थी, 2000 रुपए। तो यहां पर आप देखेंगे डिफरेंस आ रहा है, 5 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है इसको हमने ऐड किया, यानी कि इसने 5 रुपए नुकसान पर अपना बिल जल्द भेज दिया, कबल वक्त भेज दिया, तो इसने क्या किया 5 रुपए नुकसान कर दिए। तो जब भी नुकसान होता है तो हम उसे डेबिट लिखते हैं, कंसाइनर का नुकसान या एक्सपेंस जिसका हो रहे थे तो इसको हम कंसाइनमेंट को डेबिट करते जा रहे थे। इसी तरह अगर एक्सपेंस हो रहा है और नुकसान हो रहा है तो हम क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं, ये हमारे पास रूल है। तो हम कैश अकाउंट को साथ इसके यहां पर लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट। इसी डिस्काउंट अकाउंट को भी हमने डेबिट किया और 5 रुपए की वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, यानी कि हमने क्या एंट्री किया, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट और बिल रिसीवेबल अकाउंट, और बिल डिस्काउंटेड करवा दिया या बिल सोल्ड कर दिया। तो यहां पर लिखेंगे बिल सोल्ड। तो हमारी क्या हो चुकी है, ये एंट्री भी मुकम्मल हो चुकी है। अब देखें कि हमारे पास जो कंसाइनी था, एक्सेप्टेंस किसने दी थी, कंसाइनी ने। कंसाइनी ने बिल साइन करके किसको दिया था, कंसाइनर को दिया था। तो अब कंसाइनी की कोई एंट्री जरूर करेगा। सबसे पहले इसने क्या किया, सामान, पहली एंट्री जब इसने सामान भेजा है तो कोई एंट्री नहीं करेगा। तो हमने पहली जब इसने क्या की, गुड्स कंसाइन की, तो बी बादशाह ने कोई एंट्री नहीं की थी। दूसरी जब एक्सपेंस पे हुए तो बी बादशाह यानी कि कंसाइनी तब भी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। लेकिन जब तीसरा बिल रिसीवेबल हुआ है एज एडवांस के तौर पर, और भेजने वाला कौन है हमारे पास, बी बादशाह, तो बी बादशाह यहां पर एंट्री करेगा। अब ये क्या है, किसकी एंट्री करेगा, बिल पेएबल की एंट्री करेगा। तो इसके लिए हमारे पास कंसाइनर को ये क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, क्योंकि कंसाइनर यहां पर रिसीवर है। मजदा एंड कंपनी को ये डेबिट करेगा, मजदा एंड कंपनी को डेबिट करेगा। टू क्या कर देगा, ये बिल पेएबल अकाउंट। इसके लिए ये बिल रिसीवेबल था कंसाइनर के लिए, यही बिल बी बादशाह के लिए बिल पेएबल है, क्योंकि ये उसने उसके पैसे अदा करने हैं। तो ये क्या करेगा, तो बिल पेएबल अकाउंट की एंट्री कर देगा, बिल पेएबल अकाउंट। तो साथ में जो इसकी नरेशन होगी वो होगी एक्सेप्टेंस गिवन। तो एक्सेप्टेंस गिवन की हम नरेशन कर लेते हैं। 2000 की इसने एक्सेप्टेंस दी थी, तो हमारे पास वैल्यू हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड पर 2000 लिख देंगे। अब क्या हुआ है, एक्सेप्टेंस देने के बाद कंसाइनी ने कुछ एक्सपेंस भी किए। अब यहाँ पर एक्सेप्टेंस का पहले जिक्र था और कंसाइनी के एक्सपेंस का बाद में जिक्र था, तो इसलिए हमने एक्सेप्टेंस की एंट्री पहले की है और एक्सपेंस की है जो वो बाद में करें। अब जो है वो एक्सपेंस हो गए किसके लिए, कंसाइनर के लिए वो एक्सपेंस है, और किसने किए, कंसाइनी ने किए। जब इसके पास चीजें पहुंची हैं तो इसने उन चीजों पर कुछ एक्सपेंस किए, तो वो हमें क्या दिया गया, 175 रुपए एक्सपेंस हुए हैं जो एक्सपेंस किए। अब वो एक्सपेंस बी बादशाह ने खुद पे तो किए, यानी कि वक्ती तौर पर तो वो दे रहा है कैश को, ये क्रेडिट कर रहा है कि उसकी जेब से कैश चली गई है, लेकिन वो कैश ये उस एक्सपेंस का नाम नहीं लिखेगा, यानी कि सैलरी नहीं लिखेगा, रेंट नहीं लिखेगा, वेजेस नहीं लिखेगा। ये क्या लिखेगा, कंसाइनर का नाम के उसने दोबारा कंसाइनर से पैसे लेने हैं, रीइंबर्समेंट मांगेगा। तो यहाँ पर ये किसको डेबिट करेगा, मजदा एंड कंपनी को। मजदा एंड कंपनी को इसने डेबिट किया टू कैश अकाउंट, जितने रुपए इसने खर्च किए, यानी कि जिसने वक्ती तौर पर इसने अदा किए, तो वो हमारे पास वैल्यू दी हुई है 175 रुपीज। तो यहाँ पर इसकी नरेशन मान लेगी एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी या एक्सपेंस पेड भी आप लिखते हैं तो काफी इनफ है। तो ये हमारे पास एक्सपेंस की भी एंट्री हो गया, कंसाइनी ने एक्सपेंस पे कर दिए हैं। तो अब क्या हुई है, गुड्स सोल्ड हो चुकी है। हमने कंसाइनर की बुक में अभी एंट्री नहीं की, क्योंकि हम कमीशन और एक्सपेंस की एक साथ एंट्री कर लेंगे। अब क्या हुई है, गुड्स सोल्ड हो चुकी है, बी बादशाह ने चीजें बेच दी है। तो ये क्या करेगा,
जब चीज हम बेचते हैं तो हमें पता है कि जब भी आप चीज बेचेंगे तो या तो उधार पर बेचेंगे या नकद रकम पर बेचेंगे। अगर हम उधार चीजें सेल कर रहे हैं तो वो जिस बंदे को हम दे रहे हैं वो हमारा डेटर बन जाएगा, यानी कि उसने हमसे कर्ज लिया है और मुस्तकबिल बैद या करीब में वो हमें दोबारा वापस करेगा, हम उसे एज अ एसेट ट्रीट करते हैं। और जब डेटर बनता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या है, या जो चीजें थी वो नकद सेल हुई हैं यानी कि कैश की सूरत में, तो कैश भी हमारा एसेट है, जब एसेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेल हो चुकी है चीजें तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे कैश अकाउंट के, चीज सेल हुई है तो रकम हमारे पास कैश आ चुकी है। लेकिन जब इसने एक्सपेंस पे किए थे ऊपर तो इसने क्या किया था, मजदार कंपनी को डेबिट किया था कि ये पैसे कौन देगा, कंसाइनर देगा। तो जब इसने कैश वसूल की है किसकी, सेल की, तो ये भी इसकी अपनी कैश नहीं है, ये किसकी कैश है, मजदा एंड कंपनी की। तो ये किसको क्रेडिट करेगा, मजदा एंड कंपनी की, यानी कि कंसाइनर को क्रेडिट करेगा। तो सेल की एंट्री यहां पर कर देगा नरेशन सेल्स प्रोसीड्स कि जो हमारी गुड्स सेल हुई है वो है 5200 की। और अब कंसाइनर अपने बुक में क्या एंट्री करेगा, सेल्स, यही एंट्री जो कंसाइनर ने किया, हमने कंसाइनर की बुक में भी सेल्स की एंट्री करनी है। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास एक कंसाइनमेंट आ चुकी है, यानी कि जो इसकी कंसाइनमेंट थी वो सेल हो चुकी है, तो ये कंसाइनमेंट को क्या करेगा, क्रेडिट। अब देखें इसकी चीज थी सेल हुई है तो इसे पैसे मिलने चाहिए थे, यानी कि ये होना चाहिए था जो कैश को डेबिट कर रहा है, लेकिन कैश किसने वसूल की है, कंसाइनी है। तो हम किसका नाम लिखेंगे, कंसाइनी का, यहां पर लिख देंगे बी बादशाह टू कंसाइनमेंट, और इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, सेल्स प्रोसीड की भी काम किसी भी लिख लेंगे कि सेल्स प्रोसीड हो चुकी हैं, 5200 की चीजें सेल हुई। तो अब हमने क्या करना है, कंसाइनी को कमीशन पे करना है और उसके एक्सपेंस, कंसाइनी के एक्सपेंस कितने थे 175 रुपीज, और उसका कमीशन जो हमें बुक में दिया गया वो है 300। तो हमने 300 उसको कमीशन भी देना है सेल के बाद, और उसको क्या करना है, एक्सपेंस की रिइंबर्समेंट भी करनी है। तो ये इसकी क्या एंट्री होगी, अब जो एक्सपेंस हो रहा है किसके लिए, कंसाइनर के लिए क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। कंसाइनर को जब भी एक्सपेंस होता है तो ये क्या करता है, डेबिट करता है कंसाइनमेंट अकाउंट को। तो यहां पर भी ये क्या करेगा, डेबिट कर देगा कंसाइनमेंट अकाउंट को, कंसाइनमेंट अकाउंट को ये क्या करेगा, डेबिट करेगा। और 2 अब ये किसने पे किए, इसने खुद तो नहीं पे किए, ना ही ये नकद रकम की सूरत में पे कर रहा है कंसाइनी को, ये क्या कर रहा है, कंसाइनी अपने रकम निकालेगा पैसे जो सेल में से अपने 175 रुपए और 2000 रुपए और 300 कमीशन निकाल के बाकी रकम किसको भेज देगा, कंसाइनर को भेज देगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कैश में पे नहीं कर रहा, तो इसलिए ये इसको नाम लिख देगा क्रेडिट के, बी बादशाह को इसने रिफंड करने थे, बी बादशाह, और यहाँ पर लिख देगा एक्सपेंस एंड कमीशन पेड। और ये टोटल अगर हम जमा कर दें 300 और 175 को, तो ये बन जाएगी 475 रुपीज। तो अब कंसाइनी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, कमीशन की। अब इसने कमीशन वसूल किया है, तो जब कंसाइनी को फायदा होगा या किसी भी का जर्नल हम बना रहे हैं, किसी की भी बुक बना रहे हैं, तो जब जिसकी बुक बना रहे होते हैं उसको फायदा होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है, तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर इसको प्रॉफिट हुआ है, यानी कि इसने गेन हासिल किया है कमीशन की सूरत में, तो कमीशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और डेबिट किसको करेंगे, यहाँ पर कंसाइनर को, यानी कि किसने इसको दिया है, कंसाइनर ने, मजदा एंड कंपनी टू कमीशन अकाउंट। यहाँ पर 300 डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड पर आ जाएगा, इसकी नरेशन बन जाएगी कमीशन रिसीव्ड, क्योंकि इसने कमीशन रिसीव कर लिया है। आप देखें हमने कंसाइनर की बुक में कमीशन और एक्सपेंस की इकट्ठी एंट्री की है, लेकिन कंसाइनी की बुक में हमने कमीशन और एक्सपेंस की है जो अलग अलग एंट्री की है। वो क्यों की है, क्योंकि डेबिट और डेबिट यहाँ पर सेम थे, मजदार कंपनी, लेकिन क्रेडिट जो अमाउंट थी 2 कैश थी और यहाँ पर 2 कमीशन है, तो इसलिए ये डिफरेंट था, इसलिए हमने क्या किया, डिफरेंट एंट्रीज पास किए। इसके अलावा हमारे पास जो एंट्री बचती है, अब जो लास्ट एंट्री है हमने करनी है
कंसाइनी की बुक में वो क्या करेगा, अमाउंट रकम जो है अपने पैसे निकाल के बाकी के पैसे किसको भेज देगा, कंसाइनर को भेज देगा। यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि 2 मंथ ड्राफ्ट सेंड कर रहा है कंसाइनर को, ड्राफ्ट के जरिए पेमेंट हो रही है, तो ये क्या करेगा, मजदार कंपनी को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको कर देगा, ड्राफ्ट बैंक अकाउंट को, क्योंकि ये बैंक के थ्रू भेज रहा है तो ये बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। और यहां पर लिख देंगे हम अमाउंट ट्रांसफर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, जो अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है इसकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने ये जो बनाया है कंसाइनी का जर्नल, आपने क्या करना है, इसमें से कंसाइनर का लेजर अकाउंट बनाना है, यानी कि जब हम इसका लेजर अकाउंट बनाएंगे तो इसमें जो डिफरेंस आएगा, जहां जहां ये डेबिट है डेबिट साइड पे लिखेंगे, जहां जहां ये क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और जो डिफरेंस हमारे पास आएगा दोनों साइड का वो क्या हो जाएगा, वो हम लिख देंगे मजदाइन कंपनी के बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट के, ये इसने जो अमाउंट एक्स्ट्रा थी वो पे कर दी है बाय ड्राफ्ट के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 5200 क्रेडिट हुआ है और बाकी हर जगह पर 3 एंट्रीज में हमारे पास मजदाइन कंपनी डेबिट हुआ है। तो 5200 में से हम माइनस करेंगे 300, 175 और 2000, हमारे पास जो जवाब आएगा 2775। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है 2725 की, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड अपने वैल्यू लिख दी है। तो कंसाइनी का हमारे पास जो बुक है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब जो अगले ट्रांजैक्शन होंगी उसका कंसाइनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अब हमने सिर्फ कंसाइनर की बुक में डील करना है कि अगली ट्रांजैक्शंस क्या होंगी और प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो हमारा कंसाइनी का जर्नल था वो मुकम्मल हो गया। अब हमने जो एंट्रीज करनी है वो एक अनसोल्ड स्टॉक भी है हमारे पास, यानी कि 3/4 हमारे पास जो चीजें थी वो सेल हो चुकी थी और 1/4 अभी हमारे पास जो है वो अनसोल्ड स्टॉक बाकी है। तो हमने अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किस तरह होगी, अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था कि कॉस्ट ऑफ कंसाइनमेंट, पहली एंट्री है इसको प्लस कर देंगे, इसमें कंसाइनर के ऑल एक्सपेंस, कंसाइनर के ऑल एक्सपेंस यहाँ पर 200 है और उसके अलावा कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंस, कंसाइनी के हमारे पास जो एक्सपेंस दिए हुए थे वो 175 इन टोटल दिए हुए हैं। इसका मतलब कि कंसाइनी के जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो मौजूद नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल कंसाइनमेंट यूनिट कितना, हम 1 कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास यूनिट उन्होंने गिवन नहीं दिए तो हम 1 कर लेते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6200। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमारे पास जो आंसर आया इसको अनसोल्ड स्टॉक के साथ। अनसोल्ड स्टॉक कितना है हमारे पास 1/4 हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो है 15,550 रुपए। ये हमारे पास वैल्यू आएगी है अनसोल्ड स्टॉक की। इसको अगर हम डिवाइड करें 6200 को 4 पे तो हमारे पास 1550 रुपए इसकी वैल्यू आती है। तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक की। तो एंट्री हम इस तरह करते हैं कि स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं और हम क्रेडिट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये हमारे पास एंट्री हो जाती है अनसोल्ड स्टॉक की। और इसकी ड्यूरेशन हम लिखते हैं 1/4 ऑफ द कंसाइनमेंट रिमेन अनसोल्ड। इसकी जो हमें वैल्यू लिखनी है वो है, तो अभी हमने फाइंड किया है 1550 रुपए, डेबिट साइड पर भी लिख देंगे और क्रेडिट साइड पर भी हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब हमने जो एंट्री करनी है नेक्स्ट वो है डिफरेंस की। हमें क्या दिया हुआ है, इनवॉइस प्राइस भी दी हुई थी और कास्ट प्राइस भी दी हुई थी। इनवॉइस प्राइस हमारे पास कितनी थी 6000 रुपए और कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 5000 रुपए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो था 1000। तो अब हमने इस 1000 को एडजस्ट करना है इस बुक के अंदर, तो इसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसकी ये वाली जो हमने पहली एंट्री की थी जिसमें हमने 6000 लिखा था, इसी का रिवर्स कर देंगे और जितनी रकम हमने यहाँ पर बढ़ाई हुई थी कास्ट से उतनी रकम से इसको रिवर्स एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, टू क्या कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, और
थी एक्स्ट्रा, वो थी 1000। इसकी आप नोटेशन लिखते रख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वाइस प्राइस एंड कास्ट प्राइस एडजस्टेड। इनवाइस प्राइस एंड कास्ट प्राइस एडजस्टेड। तो हमारे पास ये एंट्री भी मुकम्मल हो चुकी है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास इनवाइस प्राइस और कास्ट प्राइस गिवन हो, उसके साथ हमारे पास क्या आ जाए, अनसोल्ड स्टॉक रिमेन रह जाए, तो हमें एक मजीद एंट्री करनी पड़ती है जो होती है स्टॉक रिजर्व की। तो स्टॉक रिजर्व की एंट्री होती है, उसमें हम सिर्फ डिफरेंस बिल्कुल इसी पता है, डिफरेंस फाइंड करते हैं इनवाइस प्राइस और कास्ट प्राइस का, लेकिन वो सिर्फ किसका होता है, अनसोल्ड स्टॉक का, वो टोटल डिफरेंस नहीं होता। तो वो अनसोल्ड स्टॉक कितना हमारे पास 1/4 है, और जो डिफरेंस आया था हमारे पास कितना है 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 250। तो ये हमने एडजस्ट करना है स्टॉक रिजर्व, क्योंकि जब हमारे पास इनवाइस प्राइस और कास्ट प्राइस गिवन हो और साथ क्या हो जाए, अनसोल्ड स्टॉक भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे स्टॉक रिजर्व की। स्टॉक रिजर्व के लिए हम क्या करते हैं, कंसाइनमेंट को डेबिट करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, और 2 क्या करते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और अमाउंट है हमारे पास 250। यहां पर इसके हो जाएगी डिफरेंस बिटवीन इनवाइस प्राइस एंड कास्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड स्टॉक एडजस्टेड। अनसोल्ड स्टॉक। तो अब हमने कंसाइनर का जो अकाउंट था वो ऑलमोस्ट जनरल था, वो मुकम्मल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ फाइंड करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, कि हमें कितना इसमें से प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अब हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाएंगे यानी कि लेजर अकाउंट, और इससे हम फाइंड करेंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। तो पहले हम देखते हैं कि कंसाइनमेंट यहाँ पर डेबिट हुआ है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है 6000 से, तो डेबिट साइड पे हमने 6000 लिखना है। और किसकी वजह से डेबिट हुआ है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से, तो हमने साथ स्टेटमेंट लिखनी है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट एंट्री में आ जाते हैं, फिर अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 200 से, डेबिट साइड पर हम कितने अमाउंट लिखेंगे, 200। किसकी वजह से हुआ है, टू कैश की वजह से, तो टू कैश हम साथ स्टेटमेंट मेंशन कर देंगे। तो उसके बाद नीचे यहाँ पर तीसरी एंट्री में कंसाइनमेंट का कोई जिक्र नहीं है, तो हम इसको डेली करेंगे। चौथी में भी कोई नहीं है। पांचवी में हमारे पास सेल क्या दी है, और कंसाइनमेंट क्या हुआ, क्रेडिट हुई है कितने से, 5200 से। क्रेडिट साइड पर हम क्या लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 5200 रुपया। किसकी वजह से हुआ है क्रेडिट, ये बी बादशाह की वजह से, तो यहाँ साथ लिखेंगे बाय बी बादशाह। उसके बाद है यहाँ पर डेबिट हुई है किससे, 475 रुपए से, तो हम क्या लिखेंगे 475 और डेबिट साइड पर। और किसकी वजह से हुई है, बी बादशाह, तो साथ लिखा हमने टू बी बादशाह। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रही है कितने से, 1550 से, तो इसको हमने क्या करना है, क्रेडिट साइड पर 1550 लिखना है। और किसकी वजह से हो रही है ये क्रेडिट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, तो लिखेंगे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। उसके बाद अगले एंट्री में आ गया हमारे पास गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहां पर भी ये क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है 1000 से, तो 1000 हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और किसकी वजह से हो गया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की वजह से, तो साथ लिख दिया हमने बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आगे हमारे पास डेबिट हुई है कंसाइनमेंट यहां पर कितने से, 250 से, तो यहां पर 250 हम लिखेंगे डेबिट साइड। किसकी वजह से हुई है, टू स्टॉक रिजर्व की वजह से। तो अब हमने क्या करना है, इस पूरे का जो है वो डिफरेंस जो है डेबिट और क्रेडिट साइड का हमने फाइंड करना है। जो साइड बड़ी है हमने उसको पहले लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो साइड बड़ी है वो है क्रेडिट साइड, वो है 7750 रुपए। इसका टोटल हम करें तो बनता है 7750 रुपए। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइडों का जो बड़ी रकम है हमने वो लिख देनी है, और उसके बाद इसमें से डेबिट साइड में से ऊपर वाला लेस कर देंगे सारी चीजें, तो हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा हमारे पास वही असल में हमारा प्रॉफिट है। तो जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो 825 रुपए का आ रहा है। आप अगर इसमें से 7750 में से ये तमाम चीजें लेस करेंगे तो हमारे पास जो फर्क आ रहा है वो 825 का आ रहा है। तो हम एंट्री यहाँ पर लिख देते हैं या टू प्रॉफिट, ये हमारा असल में प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो
जैसा कि हमने जर्नल को देख के ये सारी एंट्रीज लेजर में की थी, लेकिन ये जो मैंने रेड मार्कर से एक एंट्री लिखी है, ये एंट्री हमने लेजर में एक्स्ट्रा कर दी है। हमने लेजर को देख के एक एंट्री जर्नल में करनी है ताकि ये एडजस्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, कंसाइनमेंट को डेबिट कर देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट इसको करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस को। और हमारे पास जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 825 रुपए। तो इस तरह हमारा कंसाइनमेंट से वो एडजस्ट हो चुकी है, प्रॉफिट अर्न हुआ है हमें कंसाइनमेंट से। अभी हमारे पास जो दो एंट्रीज रह गई हैं वो हमने करनी है। एक हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है कंसाइनमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके साथ हमने क्या करना है, सेटलमेंट की जो एंट्री है वो करनी है कि हमने जो रकम रिसीव करनी है ड्राफ्ट के जरिए कंसाइनिंग से, वो एंट्री हम कर लेते हैं। तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं ड्राफ्ट की कि हमें ड्राफ्ट वसूल हो चुका है, किसने दिया हमें, कंसाइनिंग। तो वो हम एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट टू कंसाइनिंग पर्सनल अकाउंट जो है बी बादशाह। तो ये हमारे पास आ गया कंसाइनी का अकाउंट, यहाँ पर लिख दिया कि उसने रकम हमें भेज दी है बाय बैंक। तो इसकी वैल्यू हम कंसाइनी का जब अकाउंट बना रहे थे तो हमने फाइंड कर ली थी। तो हमें जो ड्राफ्ट रिसीव हुआ था कंसाइनी से उसकी वैल्यू थी 2725 रुपए। और उसके बाद हमने जो लास्ट एंट्री अब करनी है वो है जो गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट था हमारे पास, इसको पूरे प्रोसेस को हमने ट्रांसफर कर देना है किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और हमने जो रकम लिखनी है यहाँ पर आपने याद रखना है कास्ट प्राइस लिखनी है, इनवॉइस प्राइस नहीं लिखनी, क्योंकि हम डिफरेंस ऑलरेडी गुड्स एंड कंसाइनमेंट का 1000 लिख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर 6000 लिखेंगे तो हमारे लेजर अकाउंट में डिफरेंस आ जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी प्रॉब्लम नंबर 6 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।